अपने भाइयों के रखवाले। 1,50,000 साल पहले भी मनुष्य सीमांत प्राणी ही थे, लेकिन आग की वजह से वे अब शेरों को डराकर भगा सकते थे, ठंडी रातों में खुद को गर्म रख सकते थे और कभी कभी जंगल को जला भी सकते थे। फिर भी सभी प्रजातियों को एक साथ गिने तो इंडोनेशियाई द्वीप समूह और इबेरियन प्रायद्वीप के बीच अभी भी शायद 10 लाख से ज्यादा मनुष्य नहीं रहते थे, जो मानव जाति की एक छोटी सी झलक भर थी। हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस पहले से ही विश्व मंच पर मौजूद थी, लेकिन अब तक यह अफ्रीका के एक कोने में बस अपना काम कर रही थी। हम ठीक से नहीं जानते कि होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जा सकने वाले जानवर पहले कहाँ और कब मनुष्यों की किसी पुरानी प्रजाति से विकसित हुए, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि 1,50,000 साल पहले तक पूर्वी अफ्रीका में सेपियंस की आबादी थी, जो बिल्कुल हमारे जैसे दिखते थे। अगर उनमें से कोई आधुनिक मुर्दाघर में पाया जाए तो स्थानीय रोगविज्ञानी को शायद कुछ भी अजीब न लगे। आग के आशीर्वाद से उनके दांत और जबड़े उनके पूर्वजों की तुलना में छोटे थे, जबकि उनके पास विशाल मस्तिष्क था जो हमारे बराबर आकार का था। वैज्ञानिक इस बात पर भी सहमत हैं कि लगभग 70,000 साल पहले पूर्वी अफ्रीका से सैपियंस अरब प्रायद्वीप में फैल गए और वहां से उन्होंने जल्दी ही पूरे यूरेशियन भूभाग पर कब्जा कर लिया। जब होमो सेपियंस अरब में उतरे तो यूरेशिया के अधिकांश हिस्से में पहले से ही दूसरे इंसान बसे हुए थे। फिर उनका क्या हुआ? इस बारे में दो परस्पर विरोधी सिद्धांत हैं। पहली है इंटरब्रीडिंग थ्योरी, जो आकर्षण, सहवास और मेलजोल की कहानी कहती है। जैसे जैसे अफ्रीकी आप्रवासी दुनिया भर में फैलते गए, उन्होंने अन्य मानव आबादी के साथ प्रजनन किया और आज के लोग इस इंटरब्रीडिंग का परिणाम हैं। उदाहरण के लिए, जब सैपियंस मध्य पूर्व और यूरोप पहुंचे तो उनका सामना निएंडरथल से हुआ। ये इंसान सैपियंस की तुलना में ज्यादा मांसल थे, उनके दिमाग बड़े थे और वे ठंडे मौसम के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित थे। वे औजारों और आग का इस्तेमाल भी करते थे, अच्छे शिकारी थे और जाहिर तौर पर अपने बीमारों की देखभाल भी करते थे। पुरातत्वविदों ने निएंडरथल की हड्डियों की खोज की है, जो कई वर्षों तक गंभीर शारीरिक विकलांगता के साथ भी जीवित रहे। यह इस बात का प्रमाण है कि उनके रिश्तेदारों द्वारा उनकी देखभाल की गई थी। निएंडरथल को अक्सर कार्टून में आदर्श क्रूर और मूर्ख गुफा में रहने वाले लोगों के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन हाल के साक्ष्य ने उनकी छवि बदल दी है। इंटरब्रीडिंग थ्योरी के अनुसार, जब सेपियंस निएंडरथल भूमि में फैल गए तो सेपियंस ने निएंडरथल लोगों के साथ प्रजनन किया, जब तक कि दोनों आबादियां विलीन नहीं हो गई। अगर ऐसा है तो आज के यूरेशियन शुद्ध सेपियंस नहीं हैं। वे सेपियंस और निएंडरथल का मिश्रण हैं। इसी तरह जब सेपियंस पूर्वी एशिया पहुंचे तो उन्होंने स्थानीय इरेक्टस के साथ संभोग किया, इसलिए चीनी और कोरियाई लोग सेपियंस और इरेक्टस का मिश्रण हैं। लेकिन प्रतिस्थापन सिद्धांत यानी रिप्लेसमेंट थ्योरी एक पूरा विरोधी दृष्टिकोण है, जो एक बहुत ही अलग कहानी बताता है। एक असंगति, घृणा और शायद नरसंहार की कहानी। इस सिद्धांत के अनुसार सेपियंस और अन्य मनुष्यों की शारीरिक रचना अलग अलग थी और सबसे अधिक संभावना है कि संभोग की आदतें और यहाँ तक कि शरीर की गंध भी अलग अलग रही हो। उनमें एक दूसरे के प्रति यौन रुचि बहुत कम रही होगी। और भले ही निएंडरथल रोमियो और सेपियंस जूलियट प्यार में पड़ गए हों, लेकिन वे उपजाऊ बच्चे पैदा नहीं कर सके होंगे, क्योंकि दोनों आबादी को अलग करने वाली आनुवंशिक खाई पहले से ही अपूरणीय थी। दोनों आबादियां पूरी तरह से अलग रहीं, और जब निएंडरथल मर गए या मारे गए तो उनके जीन उनके साथ ही मर गए। इस दृष्टिकोण के अनुसार सेपियंस ने सभी पिछली मानव आबादी को बिना उनके साथ विलय किए बदल दिया।
अगर ऐसा है तो सभी समकालीन मनुष्यों की वंशावली 70,000 साल पहले पूर्वी अफ्रीका से जोड़ी जा सकती है और हम सभी शुद्ध सेपियंस हैं। सेपियंस के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।